ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार के लिए उन्होंने कौन से ट्रेडिशन को अपनाया मुगलों ने, इसमें देखते हैं। जो मुगल हैं उन्होंने जो ट्रेडिशनल सिस्टम था प्रिमोजेनिचर, ये इसमें क्या होता है बच्चा, बड़े बेटे को संपत्ति का अधिकार दे दिया जाता है या राजा बना दिया जाता है, इसमें शासन सिंहासन पर उसे बैठा दिया जाता है। लेकिन उन्होंने मुगलों ने किस चीज़ को फॉलो किया, कॉपर सेनरी सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया, जिसमें शासन की जो बागडोर है वो एक के हाथ में ना देकर जितने भी पुत्र होते थे, जितने भी बेटे होते थे, उनमें आपस में वो बांट दी जाती थी। लेकिन इस सिस्टम का रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हो गए, आपस में विद्रोह हो गए परिवार के सदस्यों के बीच में। अब जो देखते आगे बात करते हैं रिलेशन विद अदर रूलर्स, मुगलों के रिलेशन दूसरे रूलर्स के साथ में कैसे थे। मुगल्स वर पावरफुल, सो मैनी रूलर्स बाय ज्वाइंट देम विलिंगली। मुगल बहुत पावरफुल थे, इसलिए बहुत सारे जो राजा हैं वो उनसे विलिंगली क्या करना चाहते थे, ज्वाइन होना चाहते थे उनके साथ में। और मुगल अकबर ने, जहांगीर ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस की राजपूतों के साथ में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जहांगीर की जो मदर थी वो कछवा प्रिंसेस थी, ठीक है, कछवा प्रिंसेस थी, राजपूत रूलर जो आमेर के राजा थे, जयपुर के राजा थे, उनकी बेटी थी वो, ठीक है। शाहजहां की जो मदर थी वो राठौर राजकुमारी थी, ठीक है। और राजपूत रूलर जो थे वो कहाँ के थे, वो मारवाड़ के रहने वाले थे। और जो सिसोदिया थे, सिसोदिया राजपूत, उन्होंने इस चीज को, राजपूतों की इस नीति को, राजपूतों की अथॉरिटी को क्या किया, स्वीकार नहीं किया। और एक बार मुगलों के द्वारा हारने के बाद उन्हें मुगलों ने क्या दे दी, उनकी वतन नामक जो जागीर थी वो उन्हें वापस दे दी। और मुगलों की ये पॉलिसी थी कि वो हारने के बाद, किसी को हराने के बाद उसे ह्यूमिलेट नहीं करते थे। उनकी इसी नीति के कारण वो उनके हारे हुए जो शासक थे, उनके द्वारा हराए गए जो शासक थे, उनके साथ भी उनके संबंध क्या रहे, काफी मजबूत रहे। मुगलों के शासन के कुछ नए शब्द हैं देखने को जो हमें मिले उनके समय में, वो है मनसबदार एंड जागीर। मनसबदार वाज एन इंडिविजुअल पर्सन हु हेल्ड मनसब। मनसबदार एक वो व्यक्ति होता था जिसके पास क्या होता था, मनसब होता था। मनसब का मतलब क्या होता है, पोजीशन और अ रैंक। और रैंक के हिसाब से क्या मिलती थी उन लोगों को, सैलरी मिलती थी। और सैलरी किसके रूप में दी जाती थी, मनसब के रूप में उन्हें दी जाती थी। और वर्ड डिसाइडेड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज डिनोटेड बाय जात। वो किसके द्वारा डिनोट की जाती थी, जात के द्वारा डिनोट की जाती थी। मनसबदार सैलरी रिसीव करते थे किसके रूप में, रेवेन्यू के रूप में, जो कि किसके द्वारा असाइन की जाती थी, जागीर के द्वारा असाइन की जाती थी। जितने भी मनसबदार से डिड नॉट, वो वहां रहते नहीं थे, वो अपनी जागीर में किसी न किसी व्यक्ति को, अपने सर्वेंट को क्या करते थे, नियुक्त कर देते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। दे themselves सर्व्ड इन अनदर पार्ट ऑफ द एम्पायर। और वो खुद अपने जो सेवाएं थी वो देश के दूसरे भागों में देते थे। जो अकबर के टाइम की बात करें तो बहुत सारी जो जागीर हैं वो बांटी गई थी, ठीक है। और औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब के समय में जो ये जागीरें थी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी थी पहले से ही, और लोग वहाँ बहुत संख्या में खड़े रहते थे कि उन्हें क्या मिले, उनके किए हुए काम के हिसाब से उन्हें ग्रांट मिले। लेकिन ज़्यादा नंबर के हिसाब से मनसबदार बटे हुए थे, तो जो लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही थी उसकी, और शॉर्टेज ऑफ जागीर, और जागीर की भी क्या थी, शॉर्टेज चल रही थी। तो जो पीजेंट्री थे, जो पीजेंट्री इससे क्या हो रहे थे, सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। क्योंकि जागीर में औरंगजेब के टाइम में ये डिसाइड कर दिया गया था जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेगा उसके नाम ही क्या दिया जाएगा, नई जागीर इशू की जाएगी, ठीक है। जात और जमींदार, जो ये जो जात और जमींदार हैं सबसे ज़्यादा क्या इकट्ठा करते थे, मेजर टैक्स कलेक्ट करते थे, और पीजेंट्री से करते थे, यानी कि किसानों से सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जाता था। जैसा कि हम अपने उसमें भी पढ़ चुके हैं, सल्तनत काल में भी पढ़ चुके हैं, 50% के आसपास किसानों को क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। टैक्स पेड बाय रूरल अलाइड, और ज़्यादातर यहाँ पर किसको देना पड़ता था, रूरल अलाइड्स को देना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कुछ उच्च वर्ग के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, उनसे ज़्यादा टैक्स इस समय लिया जाता था, ठीक है। जमींदार वर्ग
इंटरमीडिएटर्स, जो इंटरमीडिएटर्स थे जमींदार, ठीक है। अकबर के समय का एक राजकीय राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी था, उनका नाम था टोडरमल। उनको क्या था, वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के, और उन्होंने सर्वे किया किसका, एरिया का, क्रॉप, और 10 साल तक उन्होंने कौन सी क्रॉप बोई है, उसका कितना उन्होंने टैक्स चुकाया है और कितना उनको इनकम हुई है, इन सब का उन्होंने एक लेखा जोखा रखा, जो कि कितने साल का मांगा गया था, 10 साल का लेखा जोखा माना गया, ताकि इससे पता चले कि कितने लोगों को टैक्स सही रूप से जमा करने की छूट मिलनी चाहिए और कितने लोगों को नहीं, ठीक है। और जब्त था नॉट पॉसिबल इन गुजरात एंड बंगाल, जब्त गुजरात और बंगाल में पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि वहाँ कई एरिड एरिया भी थे, और बंगाल में कुछ ऐसे एरिया भी थे जहाँ फ्लड आती रहती थी और किसानों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता था, ठीक है। जो प्रोविंस थे वो डिवाइड थे किसमें, सूबेज में, ठीक है। और जो सूबे का जो हेड होता था वो कौन होता था, सूबेदार, उसे पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस को देखना होता था। जो दीवान्स होते थे वो फाइनेंशियल मैटर्स को देखते थे। प्रोविंस डिवाइड इनटू रेवेन्यू सर्किल विद रेवेन्यू रेट जब्त नॉट पॉसिबल इन गुजरात एंड बंगाल। जो प्रोविंस थे वो रेवेन्यू के हिसाब से रेवेन्यू सर्किल के रूप में क्या कर दिए गए, डिवाइड कर दिए गए, और रेवेन्यू रेट के हिसाब से उनके अलग अलग सर्किल बना दिए गए। जो प्रोविंस थे वो रेवेन्यू रेट के हिसाब से रेवेन्यू सर्किल में डिवाइड कर दिए गए, जिसे जब्त कहा गया। गुजरात और बंगाल में इस टाइप का कोई भी डिवीज़न नहीं किया गया, ठीक है। प्रोविंस डिवाइड थे किसमें, सूबेज में, और सूबे के जो हेड थे वो कौन थे, सूबेदार थे। पॉलिटिकल और मिलिट्री जो का काम है वो सूबेदार देखते थे, ठीक है। जो दीवान है वो फाइनेंशियल वर्क देखता था सूबे का, ठीक है। जो मिलिट्री जो पे मास्टर है उसे बख्शी कहा गया, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस उसे सदर कहा गया। जो सदर थे वो रिलीजियस मैटर देखते थे, ठीक है। मिलिट्री जो कमांडर थे उन्हें फौजदार कहा गया, और जो कोतवाल थे वो टाउन पुलिस कमांडर होते थे, ठीक है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी 3 वॉल्यूम में। फर्स्ट वॉल्यूम में उसने अकबर के जो एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में लिखा कि किसके बाद कौन आया, ठीक है। सेकेंड वॉल्यूम में उसने अकबर का जो रेन था, अकबर का जो रीजन था उसके बारे में लिखा, और जो थर्ड वॉल्यूम है आईने अकबरी, उसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में लिखा, रेवेन्यू के बारे में लिखा, कल्चरल डिटेल लिखी कि किस एरिया में कौन सा फेस्टिवल कब मनाया जाता है, और स्टैटिक्स था जिसमें कि क्रॉप्स और यील्डिंग के बारे में सारी जानकारी थी कि किस एरिया में कौन सी क्रॉप उगाई जाती थी और उसकी ग्रोथ कितनी थी, ठीक है। और अब बात करते हैं शाहजहाँ के पीरियड की। शाहजहाँ के पीरियड में 5.6% जो मनसबदार थे वो ज़्यादा मनसब लेते थे, ज़्यादा रिसीव करते थे। 61.5% जो रेवेन्यू होता था टोटल उसका 5.6% मनसबदार को दिया जाता था, ठीक है। जो ज़्यादा इनकम होती थी वो किस पर खर्च की जाती थी, सैलरी पर और गुड्स पर, यानी सामान पर खर्च की जाती थी। इससे क्या होता था, जो किसको फायदा होता था, आर्टिशंस को और पीजेंट्री को फायदा होता था। बच्चों ये जो फायदा था आर्टिशन और पीजेंट्री, ये केवल उन्हीं को था जो उसमें थे रिचर क्लास के थे। जो पुअर क्लास के जो पीजेंट्री और फार्मर थे उन्हें इसमें कोई फायदा नहीं मिलता था। जो पुअरेस्ट थे वो अब भी हैंड टू माउथ रहते थे। जो इकोनॉमिक सटारा था वो किसका था, मुगल एलीट जो पावर है, मुगलों ने जो एलीट जो क्लास है उसको क्या बना दिया है, पावरफुल बना दिया, ज़्यादा ताकत दे दी उन्हें। और जब मुगल डिक्लाइंस हुए तो वो जो सर्वेंट थे वो सर्वेंट क्या हो गए, ज़्यादा पावरफुल हो गए, और उन्होंने अपनी अलग अलग डायनेस्टी स्थापित कर ली, अलग अलग राज्य स्थापित कर लिए। जैसे अवध ने, हैदराबाद ने, ये सब क्या हो गए, पावर में आए, जबकि मुगल क्या हो गए थे, डिक्लाइन हो रहे थे। आप कंटेम्प्रेरी टाइम की बात करते हैं कि उस टाइम पे अकबर के समय पर पूरे विश्व में कहाँ कहाँ कौन कौन शासन कर रहा था। ऑटोमन एम्पायर था टर्की में, ठीक है। वहाँ के सुल्तान सुलेमान थे, उन्हें किसकी संज्ञा दी गई थी, अल कानूनी की संज्ञा दी गई थी, जिसका अर्थ था लॉ गिवर, और उनका टाइम था 1520 से लेकर 1566 तक का टाइम उनका था, ठीक है। और सैफिद रूलर थे ईरान के, जहाँ से कि ये मुगल्स आए थे, ठीक है। वहाँ शाह अब्बास का शासन था, 1588 से 1629 तक का उनका टाइम था, ठीक है। रशियन रूलर थे, रशियन में किसका रूल था, जार इवन
इवन का शासन था और इवन वेलेस्ली विच का शासन था। उसे क्या नाम दिया गया है? इवान द टेरेबल। यानी कि वो इतना क्रूर शासक था, उसके नाम से जनता क्या करती थी? डर के कांपती थी। और उसका जो शासन था वो था 1530 से लेकर 1584 तक का। तो बच्चों ये आपका चैप्टर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। हैव अ नाइस डे बच्चों।